नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पिछले 2-3 महीनों में गोरखपुर में घटी कुछ घटनाओं में पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैयों और गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से गोरखपुर पुलिस का हाल कुछ ऐसा हो चला है कि जितनी दवा चलती गई मर्ज उतना ही बढ़ता गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बिल्कुल, उनकी सारी बातों से जाहिर हो रहा है कि उनकी क्या वो क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तो ससुर करते क्या हैं आप? मेरे ससुर एक रिटायर्ड दरोगा हैं, 2019 में रिटायर हुए हैं। वो यहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी होकर वो रिटायर हुए हैं। किया और बेहद ही घृणित कार्य किया है उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। माफी के लिए पहला तत्व होता है कि गलती को स्वीकार किया जाए। नमस्ते, प्रणाम। मैं किशोर ले तो एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है मेरे शूट का। थाने पे सर जाने पे आश्वासन के अलावा और कुछ तो ऐसा मिल नहीं रहा है। इसी बीच अश्वनी चौबे और एसके शर्मा ने मेरा मोबाइल छीन लिया। पुलिस हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आम आदमी के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन कराना पुलिस का नैतिक कर्तव्य है। कानून सबके लिए समान है और हमारे संविधान का आर्टिकल 15 सभी को बगैर भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। सही मायनों में पुलिस को वर्दी की शक्ल में प्राप्त असीमित शक्तियां इसलिए दी गई थी कि वो कमजोरों, गरीबों, शोषितों और वंचितों के साथ खड़ी रहकर उनके हितों की रक्षा कर सके। लेकिन कुछ बेलगाम और पक्षपाती मानसिकता के वर्दीधारियों ने आम आदमी के हितों की रक्षा करने की बजाय उनके हितों को अपने जूतों तले किस तरह कुचलना शुरू कर दिया है, इसे आप खुद देख और समझ सकते हैं। आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। होगा बुलंदी की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। फरवरी 2010 में रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र राव उनके परिवार पर उनकी बहू यौन शोषण तथा दहेज प्रताड़ना आदि का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा देती है। पीड़ित महिला के पास अपने ससुर द्वारा यौन शोषण किए जाने का प्रयास करते हुए जो ऑडियो वीडियो मौजूद है वो इतना आपत्तिजनक और अमर्यादित है कि हम उसे यहाँ पर नहीं दिखा सकते। लेकिन पीड़ित महिला के शरीर पर चढ़ी उन पट्टियों और प्लास्टरों के साथ उसके झुलसे हुए शरीर को जरूर दिखा सकते हैं, जो घाव उसे उस वक्त मिले थे जब वह अपने ससुराल में थी। हालांकि पीड़ित महिला के ससुर का कहना है कि वह खुद अपनी बहू से पीड़ित हैं और उनकी बहू द्वारा दिखाए जा रहे सभी प्रमाण और वीडियो साजिश का एक हिस्सा है। विवेचना में सर कुछ नहीं हुआ। विवेचना जो हमारी विवेचना करता थी सुनीता सिंह, उन्होंने पहले सब कुछ मान्य किया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ मैं न्याय करूंगी। मुझे 1-2 महीने तक बहुत ही बहला फुसला के रखा उन्होंने और एंड टाइम पे बात का प्रमाण है कि बिल्कुल है माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। जी, मेरे पास ऑडियो भी है इस चीज का कि उन्होंने मान्य किया है कि मेरे साथ गलत हुआ है। चलिए, दूसरी चीज यह बताइए कि जो आपने आरोप लगाया था जी, वो किसके खिलाफ था? ससुर के खिलाफ भी है, देवर के खिलाफ भी है। यानी जो आपके ससुर और देवर? जी, ससुर के खिलाफ मेरे पास वीडियो है, उनके कुछ ऑडियो भी हैं, बट जो देवर है उसके खिलाफ मेरे पास ऑडियो वीडियो नहीं है। मतलब ससुर क्या उस ऑडियो वीडियो में बदतमीजी करते हुए या कुछ ऐसे दिखाई दिए हैं, सुनाई दिए? बिल्कुल, उनकी सारी बातों से जाहिर हो रहा है कि उनकी क्या वो क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तो ससुर करते क्या हैं आप? मेरे ससुर एक रिटायर्ड दरोगा हैं, 2019 में रिटायर हुए हैं। वो यहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी होकर वो रिटायर हुए। इस मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना एयरफोर्स चौकी इंचार्ज सुनीता मैडम को मिली थी। ये वही सुनीता मैडम हैं जिनका कुछ दिन पहले कूड़ाघाट क्षेत्र में एक दुकानदार को मादर सादर की गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सुनीता मैडम खुद एक महिला हैं, लेकिन फिर भी उनकी गालियां मां बहनों को ही टारगेट करती हैं। सुनीता मैडम खुद एक महिला हैं, लेकिन अपने परिवार के अत्याचार का शिकार हुई इस महिला को भी इन्होंने धोखा दे दिया। सुनीता मैडम खुद एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने पीड़ित महिला से विवेचना के नाम पर रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ऐसा पीड़ित महिला का कहना है। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। ये बोल रहा हूँ कि जो पेन ड्राइव में आप बोल रही थी देने के लिए आपको फाइनली, तो उसमें सब रिकॉर्डिंग भी डाल दूं? डाल दो। जो आजू बाजू से मैंने बात की आंटी लोगों से डाल दो।
ओके। और मैम शाम से आप मिलना है आपको, वो आप बोल रही थी ना 164 में कुछ लगेंगे पैसे, तो नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, अभी तो मैं तुम्हारा पर्चा ही नहीं काट पाई हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मैं 1-2 दिन में तुम्हारा पर्चा काट करके और फिर 164 का वो करवा लेती हूँ मैं, जैसे होगा कोई तो बात यार नहीं, 1-2 आप दिन वो ले में। लीजिए शाम में मिलके, क्योंकि फिर अरे नहीं नहीं, अरे मैम सुनिए ना, मतलब ले हाँ। लीजिए, आपको जितना खर्चा लगेगा लगा दीजिएगा, मैं ये चाहती हूँ। बस 10 मिनट समय दे दीजिए शाम में। चलो ठीक है, अब अभी तो वो चलो ठीक है, देखते हैं। कॉल करिए मैम शाम को। ठीक है। अदालत में न्यायाधीश के समक्ष दर्ज कराए जाने वाले 164 सीआरपीसी के बयान में कौन सा पैसा खर्च होता है, यह तो समझ से परे है। शायद डिपार्टमेंट के पास इसका कोई जवाब हो। बयान के नाम पर पैसा वसूलने की बात समझ में आए ना आए, लेकिन यह बात सभी समझते हैं कि विवेचना के नाम पर पुलिस की वसूली का फंडा ऐसा है जो कभी ठंडा नहीं पड़ता। पीड़ित महिला विवेचक महोदया के खर्चे वाले फंडे पर ज्यादा दिन तक सटीक नहीं बैठ पाई। शायद इसलिए यौन शोषण का ऑडियो वीडियो उपलब्ध होने के बाद भी पीड़ित महिला के मुकदमे में से यौन शोषण छेड़छाड़ से संबंधित सभी धाराएं हटाकर मुकदमे को कमजोर कर दिया गया। हाँ जी नमस्कार, बताएं। मैम देखा आपने पेन ड्राइव? हाँ देखा मैंने पेन ड्राइव, उसमें तो एक चीज तो ये है कि तुम्हारे ससुर का तो क्लियर नहीं है कि ससुर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी कभी आवाज एकदम उनकी कटे जा रही है ना। और कभी कभी जो है उसमें जैसे तुमने कहा ना कोड वर्ड प्रॉमिस, नहीं शेयर करूंगा, है ना, इच्छा, ये सारी चीजें ही समझ में आ रही हैं। एक चीज मुझे बस ये समझ में आई कि भाई तुम्हारे हस्बैंड का तुमसे रिलेशन अच्छा नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा है तुम्हारे ससुर ने कि मतलब क्या कमी है तुम्हारे अंदर, है ना, ये बात तो तुम्हारे उन्होंने कहा है। लेकिन 354 को साबित करने के लिए हमारे पास और सबूत भी तो होने चाहिए ना। मैम मगर ये बताइए, उसमें रिकॉर्डिंग में आपने ध्यान से सुनिए, लास्ट वर्ड में उन्होंने कहा है कि आज होगा। आओगी ना, अभी आ रही हो ना, आप सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा वॉइस इनकी कम है उसमें। हाँ वो वॉइस काफी कम है। अरे मैं पूरा हेडफोन लगा के सुन रही थी। वो सुना होगा आपने, बट मैडम उसमें आवाज कम है, बट एकदम फैन वैन बंद करके आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करेंगे उसमें सुनने के लिए, तो आपको क्लियर वर्ड में उन्होंने कहा है आज होगा, आज होगा। आओगी ना अभी? मैं देखिए उनको बार बार कह रही हूँ कि क्या होगा ये बताओ, क्या होगा। मगर मैं जानती हूँ ना मैम कि वो सामने वाला बोल रहा है कि उन्होंने मुझे पहले ही, मैंने कहा था ना कि उन्होंने मुझे सेक्स वर्ड को प्रॉमिस वर्ड बोला था, ठीक है, कौन से वर्ड? अच्छा सेक्स को, हाँ बार बार वो प्रॉमिस कहते थे कि प्रॉमिस बोलोगी नहीं ना, आज होगा, प्रॉमिस होगा, ठीक है मैम। और वो बस थोड़ा सा वीडियो है, बट वो इंसान मुझे बार बार क्या क्या बोल देता था, मैंने आपको बताया है ये चीज कि आज सुंदर बन के रहना। हाँ उसी दिन की बात है कि वो बाजार गए थे। हाँ ये पैर में तेल लगाने और सर में तेल लगाने वाली बात, पैर दबाना, हाँ ये चीज है। हाँ बट वो चीजें जानती हूँ जब साबित उतना ही मैं कर पाऊंगी जितना मैंने वीडियो बनाया है, वही मैं आपको दिखा पाऊंगी। बट जो चीजें हुई हैं उसके लिए वो आप भी समझ सकती हैं कि वो वीडियो में नहीं बना पाऊंगी। वो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, वो जो इशारे मुझे देवर के खिलाफ तो कुछ, देवर के खिलाफ भी है कुछ तुम्हारे पास? देवर के खिलाफ देखिए प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। क्योंकि वो इतना स्मार्ट था कि मोबाइल जब मेरे पास जमा कर लेता था अपना, तो कैसे बनाती उसका वीडियो में। मैंने बताया है ना कि वो डायरेक्ट दुपट्टा हटा के पहले देखता था कि फोन है कि नहीं है, और अगर होता था तो अपने पास रख लेता था फोन। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने यह साफ कर दिया है कि सही मामला होने के बावजूद महिलाओं से सही न्याय कर पाने जैसे गंभीर विषय से उनका कोई सरोकार नहीं है। शादी के बाद अपने घर के अंदर अपनों का ही जुर्म सहने वाली महिलाओं की दशा देखते हुए कई लोग शादी को वैधानिक वेश्यावृत्ति कहने लगे हैं। फर्क बस यह है कि वेश्या एक रात के लिए खरीदी जाती है और पत्नी जिंदगी भर के लिए। जिस रिश्ते में सिर्फ एक पक्ष की ही चलती हो, वह रिश्ता स्नेह का नहीं बल्कि जबरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता है। शादी के पहले आपकी मर्जी के बगैर आपको यदि कोई छू ले तो बवाल, और शादी के बाद यदि कोई आपकी मर्जी के बगैर आपको दिन रात रौंदे तो जायज। ऐसी घटिया फिलॉसफी और मर्दवादी नपुंसकता हमारे समाज का ही हिस्सा है। ये अंधा
अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। आज इस पीड़ित महिला के मुकदमे की विवेचना अधिकारियों की कृपा से पुनः नए सिरे से की जा रही है, लेकिन पीड़ित महिला बता रही है कि नए दरोगा जी को अपने ससुर का वाहियात वीडियो दिखाया था, लेकिन दरोगा जी कह रहे हैं कि कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा है। यदि नियम कानून से हाथ नहीं बंधे होते दरोगा जी, तो यौन शोषण का यह वीडियो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाता, ताकि सभी इसे देखें और सुने तथा डिपार्टमेंट से यह सवाल करें कि जब आप कान से इतने ज्यादा मेडिकली अनफिट हैं तो आपको यह वर्दी मिली कैसे। रामगढ़ताल थाने में पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर गुमराही का चोला ओढ़ने की घटना हो, या गुलरिया थाने के दरोगा जी का घटना कवर करते समय पत्रकार का मोबाइल छीनकर उसे गालियों से नवाजने की घटना, खेसारी टाइप के बेअदब भौकाली द्वारा बाबा मोटेश्वर नाथ मंदिर के दरवाजे पर लात मारकर हीरोगिरी दिखाने पर पिपराइच पुलिस की चुप्पी का मामला हो, या सिकरीगंज के जबरिया प्रोमोटेड थानेदार साहब द्वारा एक बूढ़े बाप की बेटी का पोस्टमार्टम होने के 3 महीने बाद भी मुकदमा दर्ज न किए जाने का मामला, यह सभी कारनामे आपस में यही चुगली करते हुए सुनाई देते हैं कि जूते चाट कर बनाई गई पहचान और जूते घिस कर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बच्ची महीनों पहले खेलते हुए रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अवैध स्कूल एपेक्स एकेडमी में डूबकर मर जाती है और उस मासूम का बाप आज भी न्याय की आस में दर-दर भटक रहा है। क्या यही है मित्र और संवेदनशील पुलिस का चेहरा? क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र शुक्ला। अधिवक्ता है जी सर। कह रहा हूँ कि आपके बच्चे की मौत हुई थी प्लेवे स्कूल में डूबने से। जी। उस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जी। क्या हुआ उस मुकदमे में? आरोपी पकड़े गए या नहीं? उस मामले में 304 में आईपीसी धारा के तहत था। गिरफ्तारी तो तत्काल होनी थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी मुकामी पुलिस या थाने द्वारा कोई किया नहीं गया सर। कितने दिन हो गए बच्चे को मरे हुए? सर लगभग आज 20 से 22 दिन से ऊपर हो गए। विद्यालय भी फर्जी था, फर्जी मान्यता पे चल रहा था, जिसके लिए हमने जन सूचना भी दिया हुआ था, तो हमको आई रिपोर्ट कि वो मान्यता विहीन विद्यालय है। मान्यता विहीन विद्यालय है जी। तो अभी आपसे क्या कहा जा रहा है? थानेदार या थाने के लोग क्या कह रहे हैं आपसे? इस प्रकरण में कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी या क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ पता है आपको? थाने पे सर जाने पे आश्वासन के अलावा और कुछ तो ऐसा मिल नहीं रहा है। जब जा रहे हैं तो पकड़ लेंगे, ये है वो है, यही सब कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती तो सर सब लोग जान जाते हैं ना, कोई कार्रवाई होती तो। अच्छा, ऊपर के अधिकारियों से आपने अवगत कराया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी, मैंने एसएसपी साहब से 2 बार मुलाकात की, एडीजीसी से अपर पुलिस महानिदेशक से बात की। उन्होंने कहा था 24 घंटे में गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई लीता-पोती सर चल रहा है। अच्छा, वर्तमान में स्थिति क्या है? आरोपी कहाँ है? कुछ पता है जहाँ पे बच्ची की मौत हुई? सर वर्तमान स्थिति में तो वो हाई कोर्ट गए थे कल, उनकी मेरिट पे वहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है हाई कोर्ट में। 226 में गए थे। मतलब हाई कोर्ट अरेस्ट स्टे के लिए गए? अरेस्ट स्टे के लिए गए थे सर। और क्या कहते हैं, उसको क्वैश कर दिया गया कल। वहाँ पे तमाम अधिवक्ता लोग हमारा बहुत साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अधिवक्ताओं को वहाँ के, क्योंकि अच्छा, मैं बिना गए हुए वो लोग सहयोग किए, वही बहुत बड़ी बात है। अरेस्ट स्टे उनका खारिज हो गया सर। तो जज ने फटकार भी लगाई है, शायद मुझे पता चला। चलिए ठीक है। उस अरेस्ट स्टे का जो कॉपी है, जो ऑर्डर है, वो आपके पास है? नहीं अभी नहीं, लेकिन ऑनलाइन वाला वो सर दिखा रहा है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगो जुंगो पोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अदना हो या आला हो, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिस हो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी
का सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की राह पर चलने की बजाय यदि न्याय की बागडोर पुलिस चौकी और थानों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था को पुलिस स्टेट कहा जाएगा। करीब 50% मामलों में न्याय थाने और चौकियों से न मिलकर पुलिस अधिकारियों के दरवाजे से मिलता है। कुछ बेलगाम और भ्रष्ट वर्दीधारियों की मनमानी की वजह से पुलिस स्टेट की परिकल्पना को बल मिलता है और अकारण ही आम लोगों के बीच पुलिस की छवि खराब होती है। मनमानी और मनमर्जी की वजह से जनता के बीच असंतोष का जो गुबार पैदा होता है वह धीरे धीरे लोगों के बीच सिस्टम के प्रति नफरत और घृणा को जन्म देता है। पुलिस द्वारा किसी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई न किए जाने की तमाम मजबूरियां और दबाव होते होंगे, लेकिन तमाम लोग इन बेतुके वजहों से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ऐसे भी तमाम पुलिस वालों के उदाहरण यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी है, न कि किसी दबाव को।